एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पुराने वीडियोस आपने देखे होंगे, उनको अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आगे की वीडियो में बना रहा हूँ। आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है परचेज बुक। हमने पढ़ा था सब्सिडरी बुक, उसी का पार्ट है। तो परचेज बुक के बारे में आज इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे क्यों बनाई जाती है, क्या कारण है, क्या उसके लाभ है, हानि है और किन किन शोधों का इसमें लेखा किया जाता है या पोस्टिंग की जाती है। तो आइए पहले हम हमारी स्लाइड पर चलते हैं। हालांकि हम पहले भी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी परचेज बुक और सेल्स बुक पढ़ाने से पहले इसको टच कर लें। सब्सिडरी बुक किसको कहते हैं? द सब्सिडरी बुक आर नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इन डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन। अ मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन आर आइदर related to sales or to purchases or to cash. Thus, we record the transaction of the same or similar nature in one place. That place is subsidiary book. We record the transactions chronologically to facilitate the accounts. ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम व्यापार में जो ट्रांजैक्शन होते हैं या तो सेल्स से होते हैं संबंधित, या परचेज से संबंधित होते हैं, या फिर केस से संबंधित होते हैं। किसी भी व्यापार के तीन ही मुख्य ट्रांजैक्शन होते हैं: माल बेचेगा, माल खरीदेगा और नगद के जो ट्रांजैक्शन होते हैं। ये अगर हिंदी में बात करें तो सहायक पुस्तकों को मूल प्रविष्टि की पुस्तकों के रूप में जाना जाता है। दैनिक व्यापार के लेन देन में अधिकांश लेन देन या तो बिक्री से संबंधित होते हैं या खरीदी या नगद से संबंधित होते हैं। इस प्रकार हम एक ही सामान की प्रकृति के, मतलब चाहे वो केस से रिलेटेड हो तो केस बुक में, परचेज से रिलेटेड हो तो परचेज बुक में और सेल्स से रिलेटेड हो तो सेल्स बुक में, और को एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं। वह स्थान एक सहायक पुस्तक है। हम लेखाकार की सुविधा के लिए लेन देन को कालानुक्रमिक रूप से रिकॉर्ड करते हैं, मतलब टाइम वाइज रिकॉर्ड करते हैं उसको। ठीक है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं परिचय था सहायक बुक का। इसके बाद हमने केस बुक पढ़ा। केस बुक के बाद केस बुक की अलग अलग बुकें पढ़ी। तो केस बुक में हमने जो पढ़ा था वो था साधारण रोकड़ बही, सिंपल केस बुक, द्विस्तंभी रोकड़ बही, डबल कॉलम केस बुक, त्रिस्तंभी रोकड़ बही, ट्रिपल कॉलम केस बुक और खुदरा रोकड़ बही, लघु रोकड़ बही, पेटी केस बुक। ये चारों हम पढ़ चुके हैं काफी डिटेल में। इसके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं सहायक बहियों में, ये उधार से रिलेटेड या गैर रोकड़ की बहियां हैं। यानी ये वो ट्रांजैक्शन जिसमें नगद का लेन देन नहीं हुआ है, नगद का लेन देन नहीं हुआ है, उन बहियों को, उन पुस्तकों को हम पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन सी? सबसे पहले परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, क्रय वापसी बुक, विक्रय बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ये दोनों बुक प्राप्य विपत्र वही और देय विपत्र वही हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल इनका उपयोग ना के बराबर होता है या नहीं के बराबर होता है। तो इनको सिर्फ नाम के लिए याद रखा जाता है, बाकी इनका कोई यूज नहीं है। और एक नकल विशेष या मुख्य जनरल। तो ये वो बहियां हैं जिनका नगद लेन देन में किसी प्रकार का, नगद व्यवहार में किसी प्रकार का इनका उपयोग नहीं होता। नगद व्यवहार के लिए ये हमारे पास 4 तरह की केस बुक होती है, इन्हीं में किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ? परचेज बुक में। कहाँ चलते हैं? परचेज बुक में। तो आइए चलिए, अब क्रय बही या परचेज बुक क्या होती है समझने की कोशिश करते हैं। इसको मीनिंग और डेफिनेशन क्या है इसकी? वह सहायक बही जिसमें बिक्री के उद्देश्य से, अर्थात क्या शब्द है? देखिए, सहायक बुक है, बिक्री के उद्देश्य से, बेचने के लिए। नाम इसका क्रय बुक है। ठीक है, नाम क्या है? क्रय बुक है। लेकिन डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, बिक्री के उद्देश्य से उधार खरीदे गए, उधार क्रय किए गए माल का लेखा किया जाता है, क्रय बही कहलाती है। क्रय बही को क्रय दैनिक बही, परचेज डे बुक
या बीजक बही इनवाइस बुक भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है, बस इस शब्द पे ध्यान रखना आप, विक्रय करने के उद्देश्य से उधार खरीदे हुए माल। अगर माल नगद खरीद लिया तो यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, पहली चीज स्पष्ट। दूसरा, इसमें उन वस्तुओं की एंट्री होगी जिसको कि फिर से बेचने के लिए हमने खरीदा है, यानी जिसका व्यापार हम करते हैं। क्या करते हैं? जिसका व्यापार हम करते हैं, उन्हीं वस्तुओं का इसमें लेखा किया जाता है, उन्हीं चीजों की इसमें एंट्री की जाती है। तो इसको हम परचेस डे बुक भी कहते हैं या इनवाइस बुक भी कहते हैं, क्योंकि इनवाइस के आधार पर यह बुक बनाई जाती है, इसलिए इनको इनवाइस बुक भी कहते हैं। मिस्टर कार्टर के अनुसार क्रय बही वह सहायक बही या प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है जिसमें पुनः विक्रय के लिए उधार खरीदे गए माल का क्रय किया जाता है। तो ऐसा माल जिसको फिर से बेचना हो और जिसको हमने उधार खरीदा हो तो ही हम इसमें करते हैं। तो बाकी का काम करेंगे तो उधार के अलावा क्या होगा? नगद खरीदेंगे। सीधी सी बात, अगर नगद खरीदेंगे तो केस बुक में उसकी एंट्री होगी। हमने देखा होगा केस बुक में नगद परचेस, नगद क्रय, केस परचेस, चेक के द्वारा परचेस, ये सब चीजें आई थी तो हमने केस बुक में एंट्री की थी, तो उसकी एंट्री केस बुक में हो जाती है। तो अब कई बार मन में प्रश्न आएगा कि उसकी एंट्री यहाँ पे क्यों नहीं? तो देखिए, ये क्रय बही है, इसके माध्यम से हम उन लोगों का लेखा जोखा रखते हैं जिनको भविष्य में हमको पेमेंट करना पड़ सकता है, तो उनका हिसाब रखना पड़ता है। जो चीज हमने नगद खरीद ली उसका हिसाब अलग से हमको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक को बीजक इनवाइस के आधार पर लिखा जाता है। माल क्रय करने पर विक्रेता ग्राहक को बीजक या इनवाइस या बिल जिसको बोलते हैं वो देता है। ठीक है, जिसमें विक्रेता व क्रेता का नाम, माल का विवरण और माल क्रय करने की तिथि लिखी जाती है। क्रेता व्यापारी इस उधार क्रय का लेखा इस बीजक से क्रय बही में करता है। भविष्य की सुविधा और संदर्भ के लिए क्रय बही में बीजकों की संख्या क्रम संख्या पे लिख दी जाती है और जिन बीजकों को नकदी कर दिया जाता है बीजक की प्रविष्टि करने के कारण इसे बीजक बही भी कहते हैं। तो सीधी बात है, जो इनवाइस बन के आता है, जब आप माल परचेस करते हैं तो आपके पास एक इनवाइस आता है। ठीक है, क्या आता है? इनवाइस आता है। वो इनवाइस के साथ ही इनवाइस के द्वारा या उस इनवाइस को देखकर उसमें जो जो चीजें लिखी रहती है उन चीजों का इस बही में नकल कर दी जाती है या इस बही में उन चीजों को लिख दिया जाता है, जिसमें उसकी डेट, इनवाइस नंबर, माल का विवरण और अमाउंट, ये सारी चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से अगर बीजक से इसको लिखते बनाते हैं तो इसको इसीलिए बीजक बुक भी कहते हैं या परचेस बुक कहते हैं इसको। अब अगली स्लाइड में, वे व्यवहार जिनका क्रय बही में लेखा नहीं किया जाता। वे व्यवहार जिनका क्रय बही में लेखा नहीं किया जाता। विक्रय बही के लिए भी यही है कि इन व्यवहारों का विक्रय बही में भी लेखा नहीं किया जाता। तो क्या क्या है? क्रय बही में निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। नगद क्रय का, केस परचेस का। ठीक है, जो भी केस परचेस करेंगे या नगद क्रय करेंगे उसका इसमें लेखा नहीं किया जाता है। नगद व्यवहार होने के कारण उसका रोकड़ पुस्तक या केस बुक में एंट्री की जाती है। तो कोई भी चीज जिसको हम केस में परचेस करते हैं उसको यहाँ पर एंट्री नहीं करते हैं, वो केस बुक में उसकी एंट्री होती है। फिर आता है प्रेषण पर प्राप्त माल। प्रेषण पर प्राप्त माल क्रय नहीं होता, अतः इसका लेखा भी क्रय पुस्तक में नहीं किया जाता। प्रेषण का तात्पर्य होता है कि एक ऐसा माल जिसको कि इस शर्त पे भेजा जाता है कि अगर ये बिक जाएगा, क्या हो जाएगा? बिक जाएगा तो हम इसके पैसे लेंगे, यानी बिक्री नहीं है, जब बिकेगा तब हम इसके पैसे लेंगे आपसे। तो वो एक तरीके से हमारा माल ही दूसरे के शॉप पे या दूसरे के दुकान पे रखा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रय नहीं माना जाता। मतलब ये माल इस शर्त, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इस शर्त पे खरीदा जाता है या कोई व्यापारी आता है। कई बार देखो क्या होता है कि एक ऐसा व्यापारी आता है जिसका प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, तो हम क्या कहते हैं कि साहब हम तो इसको नहीं खरीद सकते, हम तो फलाना ये प्रोडक्ट बेचते हैं, किसी इस कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हैं। तो व्यापारी कहता है कि ठीक है आप खरीदो मत, हमारा इतना माल आपकी दुकान पर रख लो, आपकी दुकान पे रख लो, अगर बिक जाएगा प्रोडक्ट हमारा, हमको हमारे प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, बिक जाएगा तो हम इसका पैसा आपसे लेंगे, आपको बिल बना के देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ऐसा माल प्रेषण पे दिया गया माल प्रेषण पे प्राप्त माल कहलाता है। तो इस माल को चूंकि ये क्रय नहीं है, परचेस नहीं है, इसलिए इसकी एंट्री नहीं होती। व्यापारिक संपत्तियों के क्रय का, व्यापार में सहायक
सहायता प्राप्त करने हेतु खरीदी गई व्यापारिक संपत्तियों का क्रय बही में लेखा नहीं किया जाता। संपत्ति शब्द एसेट्स का लेखा नहीं होता, भले ही वो उधार क्रय करेंगे, जैसे भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर है। तो व्यापार के लिए जो भी एसेट्स हम खरीदते हैं, जो भी एसेट्स खरीदी जाती, संपत्ति खरीदी जाती, व्यापारिक संपत्ति, भले उधार खरीदे या नगद खरीदे, उसका लेखा इसमें नहीं किया जाता। ठीक। फिर स्वीकृति हेतु प्राप्त माल का, स्वीकृति या पसंदगी, अप्रूवल की शर्त पर लाए गए माल का क्रय बही में लेखा नहीं करते, क्योंकि स्वीकृति के अभाव में इसे क्रय नहीं माना जाता। ठीक है। तो अब कई बार माल ऐसा आता है, जैसे इसी का दूसरा भाग है, समझ लीजिए, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि इसमें हमको ये सुविधा होती है कि ये माल बिक जाएगा तो हम पैसे देंगे। यहाँ ये सुविधा होती है कि ठीक है ले जाओ, अगर आपको पसंद आ गया तो रख लेना, नहीं तो वापिस कर देना। ठीक है, पसंद आ गया तो रख लेना। कई बार क्या होता है कि व्यापारी, जैसे मान लो बाप बेटे हैं, समझ करो, या दो भाई है, तो अब वो मार्केट में परचेसिंग करने के लिए गया, और जो होलसेल का व्यापारी वो कहता है कि यार ये माल भी ले जाओ, तो कहता नहीं, तो बोले अच्छा ले जाओ, अगर पसंद आ जाएगा तो रख लेना, मैं इसका बिल बना दूंगा, नहीं तो मुझे वापस दे देना। ठीक है। तो ये अप्रूवल के लिए आता है। अगर कई बार अप्रूवल के लिए आता है तो इसलिए इस अप्रूवल को हम परचेस नहीं मानते। कई बार सिंपल आ जाता है, अप्रूवल के लिए आता है, उसको परचेस नहीं मानते हैं, इसलिए इसका लेखा इसमें नहीं किया जाता। फिर आदेशित माल, जिसका ऑर्डर किया गया लेकिन माल अभी नहीं, तो इसमें सीधी सी बात है, परचेज बुक है, परचेज का आपने अभी ऑर्डर दिया है, पर उस ऑर्डर का लेखा नहीं करते, क्योंकि ऑर्डर देने पे कोई माल परचेस नहीं होता। जब तक उसका इनवॉइस कट के आपके पास ना आ जाए तब तक वो परचेस नहीं माना जाता। तो इसलिए आदेश किया गया माल की भी एंट्री इसमें नहीं होती। अब एक चीज आती है व्यापारिक बट्टा, ये पॉइंट इसलिए लिया कि इसके साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है। उधार क्रय में व्यापारिक बट्टे का प्रश्न उस समय उठता है जब विक्रेता माल के क्रय पर कुछ प्रतिशत छूट देता है। यह व्यापारिक बट्टा बीजक में दर्शाया जाता है। माल के कुल मूल्य पर जो भी व्यापारिक बट्टा दिया जाता है उसे कुल मूल्य में से घटाकर शुद्ध देय राशि बीजक में दर्शाई जाती है। यही राशि भविष्य में चुकानी होती है। क्रय बही में बीजक की नकल की जाती है, इसलिए व्यापारिक बट्टा भी बही में लिखा जाता है, परंतु रकम के बाहरी स्तंभ में शुद्ध रकम ही लिखी जाती है। अब देखिए बट्टा दो तरह का होता है, एक तो कौन सा व्यापारिक बट्टा, और दूसरा इसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, और दूसरा कैश डिस्काउंट। इसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, दूसरा कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट मतलब अगर ट्रेड डिस्काउंट उधार या नगद उससे मतलब नहीं है, अगर व्यापारी को देना हो तो ट्रेड डिस्काउंट देता है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट की कहानी है कि बुक्स में भले हम एंट्री नेट प्राइस पे करते हैं, कई बार आपने देखा होगा जनरल एंट्री करते समय या केस बुक में एंट्री करते समय मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रेड डिस्काउंट निकालते तो है, कैलकुलेट तो करते, लेकिन उन्होंने उसकी एंट्री नहीं की थी। क्या की थी? उसकी एंट्री कहीं भी जनरल में या केस बुक में नहीं की थी। तो उसके पीछे कारण ये होता है कि जनरल या केस बुक में हम जो करते हैं वो नेट अमाउंट की एंट्री करते हैं, और यहाँ भी नेट अमाउंट निकाल के जो बिल का इनवॉइस का नेट अमाउंट लिखा रहता है उसको ही एंट्री करते हैं। क्योंकि ये जो अपनी बुक है, कौन सी, परचेज बुक, ये इनवॉइस की कॉपी होती है एक तरीके से, मान लीजिए आप। तो इनवॉइस में जो चीजें लिखी रहती है, तो इनवॉइस में लिखा रहता है कि इसका प्राइस कितना है, इतने रुपए, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट इतना है और नेट प्राइस इतना है, और उसके बाद इस प्राइस का पेमेंट करना होता है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर भी लिखते हैं, लेकिन जो पेमेंट किया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट काट के ही पेमेंट किया जाता है, और वही असली पेमेंट माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा। अब इसके फॉर्मेट पे चलते हैं हम। ये परचेज बुक का फॉर्मेट, ठीक है। तो क्या कॉलम है? पहला कॉलम डेट, जिस दिन भी माल खरीदा वो डेट आ जाती है। ध्यान रखना, उधार खरीदा लिख लेना, कहीं नोट कर लेना, उधार खरीदा वही माल की एंट्री होगी। वो माल की उधार खरीदा तो उसकी क्या क्या चीजें हैं, मतलब क्या खरीदा उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। अब उसके साथ एक इनवॉइस आता है, क्योंकि इनवॉइस बुक है तो उसका नंबर यहाँ लिखना पड़ता है। फिर इसकी एंट्री कहीं लेजर बुक में की जाती है तो उसका नंबर आता है, वहां लिखते हैं। इसके बाद अमाउंट, कितना अमाउंट आया, फिर उस अमाउंट में से हम ट्रेड डिस्काउंट घटाते हैं, फिर यहाँ पे नेट अमाउंट। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम या 6 कॉलम होते हैं। ये इसका फॉर्मेट है। सभी बुक्स का फॉर्मेट यही का यही होता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।